एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ जाने के बाद दो बहुत बड़े सवाल मुझ तक पहुंच रहे हैं जिनका जवाब देने में मैं यहां पे आया हूं। मेरा क्या सजेशन होगा आप सभी को कि क्या आपको इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो सीधी सी बात करता हूं, अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने 1 महीना 1.5 महीना पहले तैयारी शुरू की है, आप एसबीआई पीओ के लिए उतना तैयार नहीं हो पाओगे जितनी ज़रूरत है। ठीक है, वैकेंसीज बहुत कम है। ऑलरेडी जो बच्चे पुरानी मेहनत कर रहे हैं, बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से लगे हुए हैं या उससे ज़्यादा समय से लगे हुए हैं, उनके चांसेस आपसे बहुत ज़्यादा हैं। बट आप एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपको लगता है कि 750 पे करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जामिनेशन देना चाहते हो, आप बड़ी खुशी के लिए से अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं, वो समझो। सबसे पहली बात, आगे आने वाले 2 महीने हैं आपके पास प्री एग्जामिनेशन के लिए, फिर फर्दर आप 1 महीने की तैयारी और मान लो मेंस के लिए। अप्लाई उन बच्चों को करना चाहिए जो बेसिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हों, या जिनका 70% से ज्यादा बेसिक या 60% से ज्यादा बेसिक हो चुका हो, जिन्होंने अभी 10-20% बेसिक पढ़ा है, जिनको अभी आइडिया नहीं है कि यार ये किस तरह के सवाल होते हैं या इस तरह के सवालों को कैसे बनाया जाता है, जिनके प्री में नंबर भी अभी 20, 25, 30, 40 इतने ही आ रहे हैं, लेस देन 30, 35 आ रहे हैं, 40 से लेस नंबर आ रहे हैं 100 में से प्री में भी, वो बच्चे अगले साल अप्लाई करना। 1 साल के लिए आप तैयार नहीं हो, प्रैक्टिकल बात है सीधी सी। ये सुनने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होती है कि सर मुझे तो एक ही सीट चाहिए, चाहिए तो एक ही सीट सबको, कोई 2 सीट तो नहीं ले जाएगा। ठीक है, बात यह आ जाती है कि आप उस सीट पे बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे, आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। होता क्या है, देखो जब भी इन्होंने क्या करना है, 600 वैकेंसीज हैं, 6000 लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके मार्क्स को रखते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके मार्क्स को रखेंगे, उसके बाद वो 6000 बच्चे उस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, लास्ट बच्चा जो होगा उसका जो मार्क्स आएंगे वो कट ऑफ हो जाएगी। तो क्या आप टॉप 6000 में आ सकते हो? अगर सिर्फ जनरल की बात करूं तो क्या टॉप 2400 में आ पाओगे? जिनकी तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई है ढंग से, वो कैसे आ जाएंगे? ठीक है, हाँ, जिन्होंने बेसिक्स 70%, 60%, 70% पढ़ लिया है, वो आगे आने वाले 1 महीने में बेसिक्स अपने और अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज करके प्रैक्टिस में लग जाएंगे, उनके चांसेस हैं। जिन्होंने पहले से ही बेसिक कंप्लीट किए हुए हैं, वो रिवीजन 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 प्रैक्टिस 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 करके अपने आप को उतना बढ़िया बना लेंगे, उनके लिए चांसेस हैं। उनके लिए बिल्कुल फाइट मारनी चाहिए। देखो, आप एक तरफ तो आप हो स्वस्थ, तो आप अपनी ताकत बढ़ाने पे काम कर सकते हो, एक तरफ आप अभी हो कमजोरी में, बहुत कमजोरी में हो, बीमार हो। पहले तो आप खुद को ठीक करोगे, फिर ताकत बढ़ाने पे आगे बढ़ोगे ना। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएट रहे, कंपटीशन कुछ इस हिसाब से ही है। तैयारी कुछ हद तक हुई हुई है, बेसिक्स आपने पढ़े हुए हैं, तो अब आप उसको बूस्ट करो, अच्छे से काम करो उस पर। आपको डिटेल्ड स्ट्रेटजी सेशन भी मैं दूंगा कि तैयारी में इसमें अलग क्या होता है, एसबीआई पीओ में अलग क्या करना है, एसबीआई क्लर्क से, वो भी बताऊंगा। बट अभी आपको ये समझ आना चाहिए, आपको ये डिसाइड करना है कि आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ कर सकते नहीं है इस चीज के लिए। 600 वैकेंसीज आई हैं, अब बैंक है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, उसको इतने ही लोग चाहिए, क्या कर सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि आप अगर कुछ हद तक तैयार हो तो आप अप्लाई करो और लग जाओ उस लाइन में और जबरदस्त तैयारी में लग जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी उतने तैयार नहीं है, तो एसबीआई क्लर्क के लिए वो पागलपन दिखना चाहिए आपके काम में। जल्दी से जल्दी बेसिक्स कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी रिविजन्स करो, प्रैक्टिस करो। आपको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में आज सुबह ही 1000 क्वेश्चंस की फाइल दी है, वो जो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस वाली जीरो मैगजीन वाली फाइल होती है वो भी दी है, जीरो के नाम से एक मैगजीन है वो भी दी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री फाइल्स हैं, जाके डाउनलोड कर लो अभी। ठीक है, तो ये पढ़ाई पागलपन वाली अब टाइम आ गया करने का। ठीक है, अब दूसरी बात सर, जो नए पैटर्न, मान लो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हाँ 60% 70% से ज्यादा हो चुका है और मैं तैयार हूं, मैं कर लूंगा, आगे 15 दिन 20 दिन में बेसिक्स खत्म कर लूंगा, फिर प्रैक्टिस में लग जाऊंगा, प्री भी पढ़ूंगा, मेंस भी पढ़ूंगा, वो पागलपन लेके आऊंगा, अप्लाई कर लो एसबीआई पीओ के लिए। नया पैटर्न क्या है अभी? नया पैटर्न है कि देखो प्री और मेंस का आपका जो पैटर्न है उसमें चेंजेस हुए हैं। प्री के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बदल दिया गया है। जहां 35 होते थे वो 30 हो गए हैं। चेंज बेसिकली इतना हुआ कि सब में 20 मिनट इधर भी मिलते थे, अब इस पैटर्न में भी सब में 20 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको जो पीओ में नॉर्मली बच्चा 27-28 लेस देन 30 ही अटेम्प्ट करता है यूजुअली, लेस देन 30 अभी भी अटेम्प्ट करोगे तो बेनिफिट में रहोगे कि आपके पास अभी जो इंग्लिश में बच जाता था 3-4-5 मिनट बच जाते थे जो, अब उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए आपके पास 10 सवाल एक्स्ट्रा है। ठीक है, पर
खास बात क्या है। अब ये जो क्वेश्चंस घटे हैं ये कौन से टॉपिक के घटे होंगे ये समझना जरूरी है। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर्स आते हैं, अरिथमेटिक आती है और डीआई आती है। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या लगता है किन टॉपिक्स के घटे होंगे? अब मन को समझाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये टोटली एग्जामिनर के हाथ में है, पहली बार है, हमें नहीं पता कि वो क्या बदल देगा, किस हिसाब से बदलेगा। तो ये टोटली उसकी माइंडसेट के ऊपर है कि उसने क्या सोचा है। बट अगर हम पास्ट उसकी चीजों को देखें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन को समझें कि दोनों का मतलब क्या होता है, प्री में क्या देखा जाता है, मेंस में क्या देखा जाता है, और सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए मैं अपना ओपिनियन दूं, अगर मैं कोई स्टेटमेंट कोई आपको मैं ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूं आपको, मेरी तरफ से क्या है कि मुझे लगता है कि वो वन लाइनर्स में कटौती ज्यादा नहीं करेगा। पिछले 2 सालों से 12 वन लाइनर्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 से 12 वन लाइनर्स देखे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, 10-12 वन लाइनर्स देखे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो वो ज्यादा से ज्यादा 8-9 कर देगा, 2-3 वन लाइनर्स कम कर देगा ज्यादा से ज्यादा, या क्या पता 10 तो पूछे ही पूछे आपसे, ठीक है। तो यहां पे कटौती नहीं होगी, हो सकता थोड़ी थोड़ी कटौती इन 2 जगहों पे होनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। जो बाकी के 20 सवाल है वो यहां से बनने चाहिए। अब वो 10-10 बना सकता है, 12-8 बना सकता है, 8-12 बना सकता है, वो कैसे भी बना सकता है, इधर 8 इधर 12 कर सकता है वो, या फिर जो बहुत सिंपल सी चीज है कि वो 10 सवाल इधर बना देगा, 10 सवाल इधर बना देगा, सीधा सीधा, ये पॉसिबिलिटी है। अब +-1 हर एक केस में हो सकता है, +-2 की स्कोप हर एक केस में है। क्या पता इस जगह पे 8 आ जाए, इधर प्लस तो नहीं होगा, इधर माइनस ही होगा, इधर 8 हो सकते हैं, इधर 12 हो सकते हैं, इधर 10 रह सकते हैं, या इधर 12 कर दे और इधर 8 कर दे, इनमें हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन होंगे। बट वो बात है कि वन लाइनर्स टोटली खत्म नहीं होंगे, वो स्पीड टेस्ट, कैलकुलेशन टेस्ट रहेगा, वो जाएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो इधर कोई मेजर नुकसान नहीं होने वाला आपका। आप 30 में से 30 के ऊपर भी जा सकते हो, 20 मिनट है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अभी तक पिछले सालों को अगर आप देखोगे तो बच्चे करके आ रहे हैं। बट हाँ, खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड करके जाना कि अगर वन लाइनर्स को 5 कर दिया गया तो भी मैं तैयार हूं, ठीक है। तो जैसा भी होगा पेपर उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज होगा। अगर वन लाइनर्स पेपर में 5 ही आ रहे होंगे तो 30 में से 20 नंबर करना, 20-22 नंबर करना भी एक अच्छी अटेम्प्ट होगी। अगर वन लाइनर्स 10 आ रहे होंगे तो हम 25 से ऊपर करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मुझे रीजनिंग में भी ऐसा ही लगता है कि वो मिसलेनियस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं देगा, मतलब जो आपके कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग्स और आपके पास जो और टॉपिक आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस और मिसलेनियस के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सब जो चीजें आती हैं इधर ज्यादा नहीं कम करेंगे नंबर्स को, वो ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं हटाएंगे। पजल लास्ट ईयर 20 या 23-24 नंबर की आई थी लास्ट ईयर, उससे पीछे साल भी 20 फिर 25 ऐसे ऐसे नंबर्स की आती है। तो एक आध पजल ही कम करेगा वो, और बाकी सब चीजें वैसे ही पूछने वाला है। ये अगेन ये भी ओपिनियन है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा वो निमिषा में बताएंगे आपको, ठीक है। वो उसका ज्यादा ज्ञान वही रखते हैं, अभी करंट सिस्टम क्या चल रहा है वो ज्यादा बेटर जानते हैं। तो यहां पे आपकी प्रिपरेशन में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने, जैसे एसबीआई क्लर्क कर रहे हो वैसे करते रहो, वैसे ही काम करते रहो। थोड़ा सा बस बहुत आसान सवाल जो आप रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो उसके साथ साथ थोड़े से अच्छे लेवल के, ज्यादा मुश्किल नहीं। एसबीआई पीओ प्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ कठिन आ जाता है प्री के अंदर, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, बट लिटरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक सवा मिनट लेंगे। अर्थमेटिक के सवाल 1 मिनट लग जाएगा हर एक सवाल में, पढ़ने समझने और सॉल्व करने में 1 मिनट जाएगा। तो थोड़े से लेंदी होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल क्लर्क प्री जैसे तो नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अलग से टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दी, आप उससे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो। आप अपने मॉक टेस्ट सोर्सेज से, या जो दुनिया जहान की पीडीएफ्स मैंने दे रखी है, चेकलिस्ट में मैंने दे रखा है, सब बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, आप जाके प्रैक्टिस करो। चेकलिस्ट के अंदर डेली आपको बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर महीने में देखोगे तो महीने में 500-600 अर्थमेटिक तो मैं वहीं पे दे देता हूं। तो प्रैक्टिस करो वहीं पे, डीआई भी प्रैक्टिस पे, सब कुछ है, सब कुछ टेलीग्राम चैनल में है, आप उस सोर्स का फायदा उठाओ, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में क्या हुआ है, मेंस में हमारे क्वांट के साथ ये हुआ है कि जहां पहले 2 मार्कर और 1 मार्कर दोनों हुआ करते थे, अब सारे के सारे 2 मार्कर्स आएंगे, क्योंकि 30 सवालों के अब 60 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा जाएगा, यहां पे पूछा जाएगा छोटी छोटी केसलेट्स, डीआईज, ये सब आएंगे आपके पेपर में। ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स होंगे, छोटी छोटी केसलेट्स होंगी, और थोड़े से
बड़े बड़े जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें 3 क्वांटिटीज आ रही हैं, या डेटा सफिशिएंसी में 3-4 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और इसमें वो फिलर्स पूछेगा, इसके अंदर वो मैच द कॉलम पूछेगा, इसमें डेटा रिडंडेंसी पूछेगा, ये सब चीजें पूछने वाला है वो। तो आप सबको वो तरह के दिमाग, उस तरह से काम चलना पड़ेगा। मैंने आप सभी के लिए अभी रिसेंटली जो कोर्स लॉन्च किया है मेंस डीआई स्मार्ट बुक, वो बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर मैं पीओ मेंस बना रहा हूँ। जितने भी पीओ मेंस की डीआई मैंने उसके अंदर अपलोड की हैं उस स्मार्ट बुक के अंदर, तो उसमें मैंने एसबीआई पीओ को ध्यान में रखते हुए ही डीआई अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की, ठीक है। और आपका जो द मैथ्स हीरो 2025 का फाउंडेशन कोर्स है वो 1 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी मतलब 4 दिन बाद ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और वो एक्चुअल में जो कोर्स है वो पूरे 2025 के लिए। अब मैं कहना चाहूं तो 1 तारीख को कोर्स आ रहा है, आ जाओ सारे ज्वाइन कर लो, एक ही सीट निकालनी है, ऐसा बोल के मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं। और आप बीइंग मतलब आप मेरे को भाई मानते हो, आप मेरी बात मान भी लोगे, बट मैं गलत रास्ता नहीं दिखाता शायद, इसीलिए आप मुझे भाई मानते हो ना। तो जो 1 तारीख को कोर्स आ रहा है वो किसी एसबीआई क्लर्क या प्री के लिए नहीं है। अगर आप इन सब पेपर्स के लिए पढ़ना चाहते हो, एसबीआई क्लर्क के लिए या एसबीआई पीओ के लिए, जो तो पिछले साल का रिकॉर्डेड कोर्स 2024 वाला हो चुका है उससे पढ़ो। ये वाला जो कोर्स 1 तारीख से आ रहा है वो 2025 के आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए हैं, जो आरआरबीज के एग्जाम होंगे, आईयूपीएस पीओ क्लर्क होंगे, एसबीआई पीओ क्लर्क जो 2025 के होंगे उनके लिए होने वाला है, जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है यस ऑफिसर पर, ठीक है। तो वो उसके लिए है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मेंस डीआईज आने वाली हैं, मेंस के अरिथमेटिक क्वेश्चंस आने, ज्यादा पोर्शन आप देके चलो, लगभग 60% 60 to 70% आप इसके अंदर छोटी केसलेट्स और डीआईज ही देखोगे। 30% आप अरिथमेटिक के सवाल उम्मीद करके चलो कि वो आने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस में, और सारे के सारे 2 मार्कर्स होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की वैल्यू देखो, यहाँ 1 मार्कर 2 मार्कर हैं, सारे 1 मार्कर हैं, आधे मार्क की हैं, जबकि क्वांट में सब सवाल 2-2 नंबरों के हैं, तो वेटेज ज्यादा है। ओवरऑल पूरे सवाल, पूरे पेपर का 30% यहां से आ रहा है, वो भी 30 क्वेश्चन से, 30 सवाल से आपके 30% मार्क्स निकल रहे हैं। तो बात यह है कि अब थोड़ा सा कमर कसने की जरूरत है। अगर आप सपना बड़ा देख रहे हो, वैकेंसीज कम है, कट ऑफ के ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। कट ऑफ के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात, एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि पैटर्न नया आया है, पर जो पैटर्न नया आया है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नाक में दम करेगा जिसकी इंग्लिश कमजोर है, बाकी सबके लिए बहुत हेल्पिंग नेचर। मतलब ठीक है, वो चाह रहा है, अब एसबीआई चाह रहा है कि भैया हमें अंग्रेजी बढ़िया वाले लोग चाहिए, अब बढ़िया अंग्रेजी वाले लोग चाहिए। 40 सवाल दे दिए उसने प्री के अंदर, और 40 सवाल जब उसने प्री में दिए हैं तो बढ़िया लोगों की उम्मीद है इंग्लिश अच्छे से जानते हो, ये उसने प्राइमरी लेवल पे एक गोल सेट कर दिया है। तो अगर इंग्लिश में बहुत ज्यादा तंगी नहीं है तो नए वाला लेवल हेल्प करेगा आपको पेपर को, क्योंकि प्री में नंबर्स और ज्यादा निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको इंग्लिश में दे दिया है, और 20-20 मिनट जो है वो वहीं पे क्वांट रीजनिंग में पूरे पढ़ेंगे बढ़िया। 20-20 मिनट क्वेश्चन कम कर दिए 20 मिनट के लिए, और जहां टाइम बच रहा होता था इंग्लिश में, खराब हो रखा था, वहां पे क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बेटर किया है, तो यहां से नंबर ज्यादा निकलने की भी चांस है प्री में। बस एक ही फैक्टर है कि इंग्लिश जिनकी कमजोर है वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो इंग्लिश पे काम करना शुरू करो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ। तो अगर नया पैटर्न है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वाली अगर एक्सेप्शन छोड़ दूं मैं, तो कट ऑफ और अटेम्प्ट बढ़ाने में हेल्प कर रहा होगा। दूसरा, कट ऑफ इस फैक्टर से, अगर इंग्लिश वाली चीज को मैं एक्सेप्शन लेके चलूं कि बच्चे इंग्लिश पे काम कर लेंगे तो आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे इंग्लिश कमजोर लेके जाएंगे तो उससे कट ऑफ पे थोड़ा डाउन साइड पे इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो एक बैलेंस कर जाएगा दोनों चीजों को। एक तरफ वो बच्चे होंगे जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे होंगे जिनका इंग्लिश अच्छी है, और इंग्लिश कम वाले थोड़ा सा डाउन भी कर रहे होंगे, तो ओवरऑल बैलेंस आउट हो जाएंगी चीजें। इससे ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा पैटर्न चेंज होने की वजह से। पर जो 600 वैकेंसीज हैं इससे ऑब्वियसली बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आने वाला है, जहां पे अगर आप देखोगे लास्ट 58 से 62 के बीच में कट ऑफ जा रही है लास्ट 5 ईयर से, लगभग इन नंबरों के आसपास कट ऑफ जा रही है 58 से 62। ऑल्दो ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, बट हाँ एक नंबर हमें अंदाजे के लिए चाहिए कि इसके आसपास कट ऑफ जा रही है पिछले 5 सालों में। तो अब आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपकी जो कट ऑफ है वो 70 से ऊपर जाएगी, 70 प्लस जाने वाली है। 70 प्लस जाना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जहां अब नॉर्मली वो 6000 लोग ले रहे हैं, पहले वो 2000 लोग, सॉरी 20,000 लोग लेते थे। पहले वो 20,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते थे, तब जाके आपकी कट ऑफ कैसे आती है। कट ऑफ पता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके मार्क्स को रखा जाता है।
सबसे ज्यादा मार्क्स, फिर उससे कम, 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 ऐसे करते करते अगर आप 2000 20,000 लोग लोगे और ऐसे करते 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 अगर आप 6,000 लोग लोगे तो ऑब्वियसली फर्क है ना। यहां पे अगर आपकी कट ऑफ 58 के आसपास जा रही थी तो यहां पे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी समझो। तो ये नंबर, ये आंकड़ा 70 से ऊपर जाने वाला है, 70 से ऊपर जाने वाला है ये आंकड़ा। तो आप अपने आप को 70 प्लस के लिए तैयार होके जाओ, 70 प्लस के लिए तैयार करके जाओ कि 70 से ऊपर के लिए खुद को तैयार करना है। अपने मॉक टेस्ट वगैरह में हर जगह पे आप जब काम कर रहे हो तो खुद की स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ, और मैं सच बता रहा हूं निकाले जा सकते हैं। अगर उसकी बात करूं कि 70 आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए यहां से निकालने। 25 क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। सॉरी, मैंने रीजनिंग में लिख दिया, 25 क्वेश्चन आप यहां बड़े आराम से निकाल सकते हो। और वैसे तो रीजनिंग में क्वांट से बच्चा ज्यादा ही अटेम्प्ट करता है, बट मैं 25 यहां पे भी कह सकता हूं आप निकाल सकते हो। अगर आप 50 नंबर यहां पे निकाल रहे हो तो क्या 20 से 25 नंबर यहां नहीं निकाल पाओगे? भाई 40 क्वेश्चन है यार, 40 क्वेश्चन में क्या हम 50 to 60% भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप 25-25 नंबर यहां से निकाल रहे हो और लगभग 20 से 25 नंबर यहां निकाल लो, या अगर बहुत अच्छा है तो 30 भी निकाल सकते हो, वो निकाल लो, तो आपके 70 से ऊपर बड़े आराम से गए। आपके पास तो टाइम भी अब प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा होगा इंग्लिश में, बस आप मेहनत करने वाली बात है। ये ना सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, ओवरऑल इंडिया से बच्चे पेपर देंगे, तो लिस्टिंग भी ऑल ओवर इंडिया से होगी। अगर आप ढंग से सारे सब्जेक्ट्स बैलेंस कर जाते हो तो सिलेक्शन ले भी पाओगे, पर काम करना पड़ेगा। एक सिंगल डे, एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहो, ठीक है। और अगर मैं मेंस की बात करूं, वैसे इट्स टू अर्ली कि हम मेंस के बारे में बात करें, बट यहां पे अगर आप देखोगे ना, क्वांट में आपके पास 45 मिनट्स हैं और 30 क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे, बट मैं यहां पे एक सिंपल सी पेनिट्रेशन लेके चलता हूं, जो मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे भी बोली थी कि तुम नाना करते हुए तुम 15 सवाल कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। ढूंढ के ओवरऑल पूरी की पूरे सेट में जो 30 क्वेश्चन का सेट होगा, तुम अगर 15 सवाल भी निकाल लो तो एक गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। इसमें क्वांट में 50% लाना एक अच्छी चीज मानी जाएगी, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस में बहुत टेढ़े सवाल आने के चांसेस हैं, सबके 2 नंबर मिलने वाले हैं, पर मैं तुम्हारा आईक्यू इस लेवल पे बना दूंगा ना कि तुम्हें दिक्कत ही नहीं, आपको पेपर में जाके पेपर आसान ही लगेगा। ये मेरी तरफ से आज तुम्हें मैं लिखित तौर पे गारंटी देने को तैयार हूं। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ने की हिम्मत करो, जब जब मैं बुलाऊं तब तब पढ़ो, जो जो पढ़ाऊं वो पढ़ो, जैसे पढ़ाऊं वो पढ़ो, रिवाइज करो जैसे मैं कहूं, निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। और ओवरऑल अपने अपने सब्जेक्ट्स की बातें बाकी टीचर्स भी कर लेंगे, और सेशन यहीं पे मैं एंड करता हूं। आप अपना पढ़ाई में लग जाइए, और एक डिटेल में बात प्रिपरेशन को लेके करने में दोबारा आऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि एसबीआई पीओ में क्या अलग करना है आपको एसबीआई क्लर्क से, और किस तरीके से डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना।